हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो CSIR नेट का फॉर्म है जो कि आप जनवरी 2022 के लिए एग्जाम होने वाला उसके लिए भर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं और कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है वो ये प्रॉब्लम आता है कि सर जब हम CSIR नेट का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन आता है अप्लाइड फॉर JRF या फिर लेक्चरशिप, राइट। ये हमारे पास एक ऑप्शन आता है, क्लियर है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यार आपको यहाँ पे नेट JRF आप कर सकते हैं सेलेक्ट। हाँ, अभी एक और ऑप्शन आ रहा है कि 1 जुलाई 2020 तक अगर आपकी 28 साल की उम्र है तब भी आप इसको भर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है स्टूडेंट को कि यार ठीक है सर हमने भर दिया, पर अगर बाई चांस हमारा जो कट ऑफ है वो नेट का हुआ, JRF हम नहीं कर पाए, तो क्या हम नेट क्लियर माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। अगर आप 28 साल से कम हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल नेट JRF भरना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या SC ST OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का बेनिफिट मिलता है, मतलब 33 तक की एज के लिए आप नेट JRF के लिए एलिजिबल है। तो जब भी कोई स्टूडेंट फॉर्म भरता है अगर वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो आपको बिल्कुल ये नेट JRF कैटेगरी ही भरना चाहिए। ये जब कि आप एलिजिबल नहीं हो तब आपको यहाँ पे अप्लाइड फॉर द लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर भरना चाहिए। तो पहला डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं। दूसरा, ठीक है फॉर्म भरेंगे तो मुझे लगता है बाकी तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन भरी है तो इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। तीसरा, अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ अगर CSIR नेट का फॉर्म भरे तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ अप्लाइड मैथ्स पूछता है, प्योर मैथ्स पूछता है, स्टेट्स पूछता है, अदर पूछता है, तो वहाँ पे क्या भरें? तो यार अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो यार यहाँ पे अप्लाइड और प्योर दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन अगर बाई चांस कहीं ऐसे आप MSc कर रहे हो वहाँ प्योर मैथ्स है तो प्योर भरिए। अगर कोई स्पेशलाइजेशन आपको नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे प्योर भी भर सकते हैं, अप्लाइड भी भर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इशू ये था। बात करेंगे नेक्स्ट में यहाँ पे कि जो कैटेगरी वाला है यहाँ पे कि जैसे SC ST है या OBC है या जनरल है तो वो यहाँ से आपको भरना है। और जब भी आप यहाँ पे कुछ भी लाइक कैटेगरी भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लास्ट में अपलोड करना पड़ेगा। जैसे OBC है तो OBC का आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल वाला होता है। तो आपको सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है स्टूडेंट जब फॉर्म भरता है तब। एक और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, खैर मैंने बता रखा है एक ही चीज यहाँ पे। एक सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट का आता है कि सर हमें मीडियम क्या भरना चाहिए, लाइक इंग्लिश भरना चाहिए या हिंदी भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। जैसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अगर हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिखा हो तो बहुत अच्छा है। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका लाइक यहाँ पे लैंग्वेज अगर इंग्लिश है पर आप कभी कभी लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी चाहिए, या अगर आपका हिंदी मीडियम पर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए, तो इससे अगर आप जो भी यहाँ पे भरेंगे पर जब आप एग्जाम देंगे तब वहां पे ऑप्शन आता है आप हर क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करके आप देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन है तो आप उसको हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पर जब एग्जाम देंगे तब आप दोनों में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके देख सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपने BSc किया है, राइट, तो यहाँ पे जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं और ग्रेजुएशन में हमें देखते हैं तो यहाँ पे B Pharma, BSc ऑनर्स, BTech, BS 4 ईयर, इक्विवेलेंट मोर, अलग अलग MBBS अलग दिखता है। पर अगर आपने BSc PCM किया है या BCZ किया है तो वो ऑप्शन नजर नहीं आता। तो स्टूडेंट बोलता है सर मुझे क्या भरना है, तो भैया उस वाले केस में आपको अदर्स भरना है, एंड देन अदर्स भरने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वहां पे BSc, एंड देन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्लियर है। इसमें उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो PG की डिटेल है दैट इज आपके MSc की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसमें एक और जो प्रॉब्लम आती है कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल करेंगे, अगर आप MSc सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अवेटेड डालना है, और अगर आप रिजल्ट अवेटेड डालेंगे तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पे एक फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको अपने जिस कॉलेज से आप MSc कर रहे हैं वहां के जो HOD है उनसे आपको साइन करा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, राइट। मैं बताऊंगा लास्ट में कहां पे अपलोड करना है, राइट। अगर आप MSc सेकेंड ईयर में तो आपको रिजल्ट अवेटेड डालना है, अगर आपका MSc हो चुका है तो यहाँ पे पास डाल के बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि जब आप फॉर्म भरेंगे और आपने PG की डिटेल डाल दी उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टरेट डिटेल डालेगा, मतलब अगर आपने PhD कर रखी है तो यार ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालने की वेन एवर ऑलरेडी फॉर द डॉक्टरल स्टूडेंट या PhD कर रहे हैं या कर लिए तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है। पर अगर आप नहीं कर रहे, लाइक आपने MSc फाइनल किया है या MSc जस्ट कंप्लीट किया है और आपने PhD के लिए कहीं इनरोल नहीं किया है या PhD नहीं की है तो यहाँ पे आपको नो करके फॉर्म को फिर फाइनल में जाके यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है
सिक्योरिटी पिन वो डाल के आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको सबमिट करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम दे रखी है या कुछ फॉर्मेट में कुछ इश्यू आएगा, तो वो आपको चेक करके इसको फाइनली सबमिट कर देना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास ऐसी डिटेल यहाँ पे सामने आएगी। अब होता क्या है, जब हम नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड डाला है तो आपसे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। 1 इज फोटोग्राफ, सेकंड 1 इज सिग्नेचर, थर्ड 1 इज कैटेगरी। अगर आपने SC ST OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है एंड वो सेंटर वाला अपलोड करना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको NTA की वेबसाइट पे। तो वहां पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके अंदर लास्ट में एक फॉर्मेट दे रखा है, वो फॉर्मेट को आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट करके अपने HOD से साइन कराना है और यहाँ पे जाके अपलोड करना है, राइट। जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फाइल है, तो वो फाइल का आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब फाइल अपलोड कर रहे होते हैं और साइज अगर प्रॉपर नहीं है तो वो अपलोड होने में समस्या देगा, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड नहीं डाला और आपने पास डाल दिया तो उस वाले केस में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने। 1 इज फोटोग्राफ, सेकंड 1 इज सिग्नेचर एंड थर्ड 1 इज कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं। अगर बाई चांस आप जनरल कैंडिडेट है तो उस वाले केस में सिर्फ 2 ही चीजें अपलोड करनी है, तीसरा वाला आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? और इसमें लास्ट में जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और फी पेमेंट के लिए आपके पास अलग अलग मिलेंगे, जैसे आप UPI है या फिर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये जो मेन 4-5 इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत बड़े डाउट होते हैं कि सर एग्जाम में फॉर्म भर दें तो सर ये समस्या है या ये समस्या है, तो ये सब समस्या को मैंने यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो आप अगर चाहते हैं कि सर हमें अनअकैडमी पे काफी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर CSIR नेट के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक परफेक्ट बुक अवेलेबल नहीं थी। मैं पिछले 3 महीने से इस बुक पे काम कर रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद इस बुक को हमने लॉन्च किया है। और ये जो बुक है, इस बुक के अंदर पूरा CSIR नेट का सिलेबस है। इसमें यहाँ पे टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स हैं एंड सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। 37 टॉपिक वाइज कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है, 11 सब्जेक्ट वाइज कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है, 5 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहां पे मिलेंगे। अगर आप इस बुक को बाय करना चाह रहे हैं अमेजोन से तो सुन यहाँ पे अमेजोन पे इस तरह से दिखेगी है, और ये बेस्ट सेलर है अभी 8%। और सुन इसकी जो कॉस्ट है वो 599 है, क्योंकि इसके जो पेजेस हैं वो अराउंड 612-613 पेज हैं, तो इतना कॉस्ट इसका बनता है। तो आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बहुत जल्दी आपको बुक मिल जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट किस टॉपिक की आप बुक चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी मैं बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।